हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल आपके साथ लेकर आ गया हूँ क्लास 8 की हिस्ट्री, जिसमें हम अध्याय 12 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और इस अध्याय का नाम राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, यानी 1885 से 1947 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कैसे बनी और शुरुआती दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसे डेवलपमेंट दर पदर की। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्वराज की चाहत। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्यों एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। देखिए, 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही यानी बहुत सारे डेलीगेट्स यानी नेता जो थे, लीडर थे, वो ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति यानी जो इनकी नीति थी कांग्रेस की, उसके प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल में कौन कर रहे थे? तो बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने प्रार्थना निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्यों और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। इन्हें क्या था कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता यानी जो इनकी नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। देखिए, लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखना है लाल बाल पाल, जो कि कहाँ से थे? बाल गंगाधर तिलक मुंबई से थे, लाला लाजपत राय पंजाब से थे और बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे? तो ये बंगाल से थे। संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, जिनको बाल भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। तो ये जो नेता थे, ये नेताओं यानी लाल बाल पाल, ये तीनों ने गांव-गांव जाकर लोगों को यानी संगठित यानी इकट्ठा किया और स्वराज के बारे में बताया और साथ साथ स्वदेशी यानी जो हमारे देश की स्वयं देशी जो सामान है उसकी महत्ता पर भी बल दिया। प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है? शिक्षकों से चर्चा करें। देखिए, प्रार्थना एवं प्रतिवेदन 2 वर्ड आया है उसमें कि ये प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के खिलाफ थे लाल बाल और पाल, जो कि कांग्रेस ये नीति को लाए थे। बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन, याद रखना है बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे, जो क्या किया 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के आदेश पर हुआ था और ये राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए किया गया था। उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे, जो कि आज के बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे, मिले हुए थे।
अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफ़ी बड़ा है अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। अंग्रेजों का तर्क ये था, यानी उन्होंने एक तर्क बताया था लोगों से कि यह प्रांत काफ़ी बड़ा है, यानी उस समय जो बंगाल थी वो बहुत बड़ी थी। आज की बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल जो कि हमारे इंडिया में है, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये चारों राज्य है और बांग्लादेश मिलकर एक बंगाल इतनी बड़ी थी। तो इसको बताया कि ये प्रांत काफ़ी बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कि कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन को गढ़ था। देखिए, इस विभाजन के पीछे एक छुपी मंशा थी कि एकीकृत बंगाल यानी कि सिंगल बंगाल को करो, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन को गढ़ था। उससे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया गया। तो देखिए, ये एक तरह से ये सामुदायिक आधार पे यानी रिलीजियस आधार पे इन्होंने बांटा। हिंदू बहुल जो थे, हिंदू जो बहुत मात्रा में जो थे वो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में आ गए और मुस्लिम जो लोग थे यानी मुस्लिम वाली एरिया जो कि पूर्वी बंगाल को विभाजित किया गया। इस विभाजन में बंगला भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया तथा भिन्न भौगोलिक तथा भाषीय स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। देखिए, इसमें भिन्न भौगोलिक यानी कि जो अलग अलग ज्योग्राफिकल दशा थी और जो भाषाई यानी लैंग्वेज के आधार पर स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा और झारखंड को पश्चिम बंगाल में रखा गया और एक तरह से पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया, जहां पे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी थी। राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करजन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। यानी राष्ट्रवादी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करजन वही करजन जो 1905 में इसको विभाजन किया था, उसके खिलाफ, इस कार्य के खिलाफ उन्होंने विरोध करने का निर्णय किया। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो याद रखना है, लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया विभाजन यानी बंटवारा। और उस दिन क्या हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे यानी फास्टिंग किए, यानी कि भूखे रहे। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंज उठे, यानी बंगाल की जो गली थी वहाँ वंदे मातरम की नारा लगाए लोगों ने। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई। कलकत्ता में टाउन हॉल है जहाँ पे एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। यानी इस टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे और इसमें क्या किया गया, यानी विदेशी वस्तु है यानी जो बाहर से हमारे ब्रिटिशर लाती थी उस वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी जो हमारे देश में बन रही है वस्तुओं उसका उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। यानी छात्र जो स्टूडेंट थे वह स्कूल, कॉलेज और वकीलों यानी जो एडवोकेट थे वह न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यानी स्वदेशी जो आंदोलन थी उसमें महिला जो थी हमारे देश की वो भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। यानी जो राष्ट्रवादी लीडर थे यानी लोग थे वो स्वदेशी आंदोलन को क्या किया, देश के हर चप्पे चप्पे, हर कोने कोने में फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। यानी बंगाल से बाहर, यानी बंगाल में तो हुई शुरुआत, तो बंगाल में ही हुई, लेकिन इसके बाहर जो फैलाने का काम वो तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। सरकार ने दमन का सहारा लिया, आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तो देख सकते हैं सरकार ने क्या किया, दमन का सहारा लिया
आम सभाओं यानी जो भी सभा होता था, आम सभा लोगों करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अखबारों पर जुर्माना लगाया, यानी जो न्यूज़पेपर थी उस पर जुर्माना लगाया गया। और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जो नेशनल लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको फंसाकर यानी 6 वर्ष का कारावास की सजा दी गई। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। आंदोलन जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे। और ये लोग जो थे अंग्रेजी अफसर जो थे उनको हत्या करना चाहते थे और उनको जवाब देना चाहते थे, जो दमन का सहारा लिया था। जैसे इन्होंने आम प्रतिबंध पे भी, सभा पे भी प्रतिबंध लगाया था, अखबार पे भी जुर्माना लगा दिया था और राष्ट्रीय नेता को भी गिरफ्तार कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बहिष्कार कर रहे थे। सांप्रदायिकता का बीजारोपण, देखिए सांप्रदायिकता का बीजारोपण। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन में भरपूर मदद की। देखिए यहाँ पे कैसे सांप्रदायिकता, कैसे रिलीजियस चीज़ को बढ़ावा देकर कैसे ये आग लगा रहे हैं अंग्रेज। इन्होंने क्या किया कि 1906 में मुसलमान जो जमींदार थे एवं नवाब जो थे उनको ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन पे भरपूर मदद की। लीग ने बंगाल विभाजन को जायज़ बताया, यानी वो लीग थी क्योंकि उससे मिले थे अंग्रेज ने ही क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने अलग किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मदद भी किया। 1906 में इनको एक गठन भी बनाया जिसे इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया। और इस लीग ने बंगाल विभाजन को क्या किया, जायज़ बताया, यानी सही बताया, क्योंकि अगर अंग्रेज नहीं मिले होते तो वो भी एक तरह से सब गलत बताते। लेकिन वहाँ पे क्या था, अंग्रेज मिले हुए थे उनसे भी और उन्होंने जान से ये सब चीज़ कराया था। आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया। देख सकते हैं 1909 में लीग ने मुसलमानों के लिए क्या किया, अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। देखिए कैसे लीग जो थी 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, उन्होंने क्या किया, अलग निर्वाचक मंडल की मांग की और उसे 1909 में कबूल भी कर लिया, मान भी गया। आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित एवं स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब में एक हिंदू महासभा भी तैयार होती है, जिसका विस्तार 1915 में हिंदू महासभा के रूप में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों से कमज़ोर हुआ। देखिए ये कैसे एक तरह से, देखिए जहाँ भी सांप्रदायिकता की बात आ जाए, दो रिलीजन की बात आ जाए, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से आप दूसरे में उलझ जाएंगे और हमारा जो आंदोलन जो था और जो हम करना चाहते हैं उस चीज़ को आप एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज ने यहाँ पे चाल चला। अतिवादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा था। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। देखिए अतिवादी क्रांतिकारी यानी ब्रिटिश सत्ता इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था यहाँ पे इंडियन लोगों के खिलाफ कि युवा जो लोग थे, युवा क्रांतिकारी जो थे, वो आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। तो खुदीराम बोस जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थे, बम की राजनीति, यानी बम, पहली बार बम लाने वाले राजनीति में प्रारंभ करने वाले पहले नेता थे, पहले क्रांतिकारी थे। इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था।
इनके पहले क्या होता था कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करते थे, क्रांतिकारी पिस्तौल का उपयोग करते थे, बम का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन खुदीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बम का इस्तेमाल करना शुरू किया। खुदीराम बोस का मकसद था आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना। तो यहाँ पे खुदीराम बोस जो थे क्रांतिकारी थे, युवा क्रांतिकारी। उनका मकसद था कि आज़ादी के लिए यानी फ्रीडम के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं जो लीडर, जो लोग, उनको अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेवारी इन्हें दी गई। यानी मुजफ्फरपुर जिला जो कि बिहार में है, उनके न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड न्यायाधीश थे। उनको उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेवारी किसको दी गई, तो युवा क्रांतिकारी किसको दी गई, युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को दी गई। इन्होंने गलती से किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। और इसके बाद क्या होता है कि खुदीराम बोस से गलती से किंग्सफोर्ड की जगह, जो किंग्सफोर्ड न्यायाधीश को मारना था, उनके जगह प्रिंगले कैनेडी यानी प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई। इस बग्घी में जो सवार थी कैनेडी की बेटी थी, वो घटनास्थल पर मर गई और अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। खुदीराम बोस जो थे वो रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मारा? यानी वहाँ पे इसी घटना को लेकर कुछ लोग यानी बात कर रहे थे। इसी पर खुदीराम बोस को सुनाई दिया ये बात, तो खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? यानी किंग्सफोर्ड को ही तो मारने का प्लान था, लेकिन मरे कौन थे? प्रिंगले कैनेडी की बेटी और उसकी वाइफ। वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ, यानी जो लोग बात कर रहे थे उन लोगों को शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो सबसे कम युवा क्रांतिकारी जिसको फांसी दी गई वो खुदीराम बोस थे। तो याद रखना है कैसे इनकी कहानी थी। ये किंग्सफोर्ड को मारने का इनको नसीहत दिया गया था, लेकिन गलती से प्रिंगले कैनेडी जो थे उनकी बेटी और उसके वाइफ को लग गई, जिसे मौत हो गई थी। और ये कैसे पकड़े गए और इनको फांसी पे चढ़ा दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय में तिलक ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग के कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा के तरफ खींचता। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना प्रारंभ तो हुआ, लेकिन इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय, तो याद रखना है केसरी संपादकीय यानी केसरी को किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक लिखा था। केसरी एक तरह से न्यूज़पेपर ही था शायद। 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की थी चापेकर बंधु द्वारा की गई थी। इसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों को दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्वक सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना से श्रेष्ठतर मानना होगा। चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि वे राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे समझ सकते कैसे। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। तो देख सकते हैं दोनों का अलग अलग कारण था और कैसे इनको मारा जाता है। पृथक निर्वाचन मंडल, किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना। पृथक निर्वाचन मंडल क्या था, तो याद रखना पृथक निर्वाचन मंडल यानी किसी खास धर्म
जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना, सांप्रदायिकता किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनैतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना, तो सांप्रदायिकता ये कहलाता है। तो हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की कैसे युवा क्रांतिकारी बढ़ते गए, कैसे यहाँ पे स्वराज की मांग हुई, शुरुआती दिनों में स्वराज कैसे मांग की गई, सांप्रदायिकता का बीज रोपण कैसे हुआ, कैसे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे कैसे युवा क्रांतिकारी में एक बल उत्पन्न हुई। तो ये सब देखने की कोशिश की फाइनली इस वीडियो में। तो आग्रह करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।